नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है टोटल न्यूज में। 4 दिसंबर को दिल्ली के जो लोग हैं वो अपनी सरकार चुनने के लिए पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे। अब पोलिंग स्टेशंस पे जाएंगे तो अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार होने चाहिए। बहुत कम समय बच गया और चुनाव की घोषणा हुए भी बहुत वक्त हो गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज खासकर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति यह है कि आपस में सरफुटौल की स्थिति इतनी ज्यादा है कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए इसको लेकर के पार्टियों के अंदर खींचतान का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। दिवाली सर पर है। एक फिल्म में डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हर बार एक तारीख आ जाती है लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आती है। जरा देखते हैं कि यह लफड़ा क्यों है और यह सरफुटौल की स्थिति क्यों है। दोनों ही पार्टियों में, कांग्रेस में और बीजेपी में, यह कहा जा रहा है कि अलग अलग गुट है और अपने अपने गुट के लोग अपने अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं। एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कई सिटिंग एमएलए के टिकट कट जाएंगे और वो अपने टिकट को बचाने के लिए अपने रहनुमाओं के यहां लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं। जोर आजमाइश का दौर चल रहा है। जरा देखते हैं कि आखिर ये जो लिस्ट है, उम्मीदवारों की लिस्ट, वो कब आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की 31 तारीख को आ जाएगी। जेपी कल जब 10 जनपद से निकल रहे थे तो कह रहे थे कि लिस्ट आ जाएगी। जब यह पूछा गया दिवाली के पहले या बाद तो उन्होंने कहा कि हर चीज बताया नहीं जाता है। जरा देखते हैं कुल मिलाकर स्थिति क्या है और यह टिकटों की घोषणा में इतनी देरी क्यों। तो आइए शुरू करते हैं यह खास कार्यक्रम दर्दे दिल्ली। और टिकट की इस मारामारी के खेल को समझने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में और हमारे कई रिपोर्टर्स भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस की तरफ से वकालत करेंगे आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी का पक्ष रखेंगे हरदीप सिंह जी, प्रवक्ता हैं ये भी अपनी पार्टी में। दिलीप पांडे जी हैं, नेता आम आदमी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पे नजर बनाए रखते हैं ललित नारायण कांडपाल। ललित भी जरा बताएंगे कि कांग्रेस के अंदर क्या खेल चल रहा है। बैद्यनाथ झा हैं, बीजेपी की कहानी बताएंगे। और कुलदीप शर्मा आम आदमी पार्टी के बारे में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। तो ये कुल मिलाकर स्थिति और ये पैनल है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर टिकटों में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जरा रिपोर्ट दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर बातचीत का दौर शुरू करेंगे। जी, कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों के नेता आजकल बैठकों में व्यस्त हैं। लेकिन ये बैठक किसी रणनीति पर नहीं बल्कि जंग में उतारे जाने वाले सिपाहियों के नामों को लेकर है। सबसे पहले बात सत्ताधारी कांग्रेस की। कांग्रेसी खेमे में भी उम्मीदवारों के नाम पर खूब ठनी। कुछ विधायकों को छोड़ दिया जाए तो मौजूदा विधायक और मंत्रियों को टिकट मिलना लगभग तय है, लेकिन कुछ विधायकों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी को वापस भेजे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं वो महारथी जिनके टिकट पर तलवार लटकी है। शीला सरकार में मंत्री और राजेंद्र नगर से विधायक रमाकांत गोस्वामी। मंत्रियों में दूसरा नाम मालवीय नगर से विधायक किरण वालिया का भी है। बादली के विधायक देवेंद्र यादव और राजौरी गार्डन से विधायक दयानंद चंदेला भी इस लिस्ट में हैं। ओखला से विधायक आसिफ मोहम्मद खां भी खतरे में हैं। नरेला के विधायक जसवंत राणा, विकासपुरी के विधायक नंद किशोर भी खतरे के दायरे में हैं। अंबेडकर नगर से विधायक प्रेम सिंह, सीलमपुर से विधायक मतीन अहमद और सीमापुरी से विधायक वीर सिंह धिंगान के नाम पर भी पार्टी में पसोपेश की स्थिति है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें से कौन रहता है कौन जाता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में डॉक्टर हर्षवर्धन और विजय गोयल के बीच अपनी अपनी चॉइस को तरजीह देने की जंग है। डॉक्टर हर्षवर्धन सभी सिटिंग एमएलए की दूसरी पारी के पक्ष में हैं, तो विजय गोयल को कुछ विधायकों से परहेज है। जिन विधायकों की टिकट का ज्यादा विरोध हो रहा है वो है बाबरपुर से नरेश गौड़, संगम विहार से डॉक्टर SCL गुप्ता, किराड़ी से अनिल झा,
द्वारका से प्रद्युमन राजपूत और शकूर बस्ती से श्यामलाल गर्ग। नामों पर इस माथापच्ची के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का कहना है कि पार्टी 31 अक्टूबर तक अपनी लिस्ट जारी कर देगी। अब बात इन दोनों पार्टियों को मात देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने वाली आप 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 5 सीटों पर माथापच्ची यहाँ भी है। अब माथापच्ची के बीच किसका टिकट होता है पक्का और किसका कटता है पत्ता, इसके लिए आपको और हमें करना होगा थोड़ा और इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए जरा आलोक जी आपसे ही पहला सवाल आपसे ही कर लें। ये 10 जनपद और फिर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, मुख्यमंत्री जी का घर और कई ठिकाने जहां पे बैठकों का दौर लगातार जारी है, दिन में रात में, लेकिन नामों पे अब तक फैसला नहीं हो पा रहा है, क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई नाम बहुत साधारण तरीके से तय कर दिए जाएंगे और फैसला हो जाएगा। चुनाव है, राष्ट्रीय दल हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, डिफरेंट सर्वेज हैं, हमारे आकलन हैं, हाईकमान है, प्रदेश के नेतागण हैं, सभी की राय जब तक नहीं बनेगी तब तक डिक्लेयर करना मुश्किल है। और अलग-अलग गुट भी हैं। नहीं, गुट की बात मुझे नहीं लगता कहीं पर भी गुटबाजी वाली बात अभी तक है। एक तय प्रोसेस है हमारा कि किस तरह से ऑब्जर्वर्स अपने नाम देंगे। ऑब्जर्वर्स एआईसीसी के अलग हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग थे, उसके बाद उनकी राय आपस में मिलाई जाती है, आकलन किया जाता है। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद स्क्रीनिंग कमेटी है, स्क्रीनिंग कमेटी के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है। मैं समझता हूं एक लंबा प्रोसेस है जिसके बाद ही टिकटों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि खर्च कम हो। कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, गरीब आदमी की पार्टी है। अगर बहुत जल्दी हम टिकट्स को डिक्लेयर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं खर्चा भी बढ़ेगा। ये आलोक जी, ये जो आप तर्क दे रहे हैं ना कि बहुत जल्दी अगर हम नाम अनाउंस कर दें तो प्रचार में ज्यादा पैसा लगेगा, ये दिल्ली वालों को देखिए हजम नहीं होगी ये बात। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, देखिए चुनाव वाली बात क्या है। चुनाव जो होता है वो हमेशा जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद बहुत से उसके पैरामीटर्स, उसके पैमाने प्रारंभ हो जाते हैं उसी समय से। मैं समझता हूं 15 दिन 17 दिन जो चुनाव आयोग हमें समय देता है उसमें भी पूरे मोमेंटम के साथ लड़ाई को लड़ना इतना आसान नहीं होता। देखिए एमसीडी में भी जब टिकटों का बंटवारा हुआ, इसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा हुआ, टिकट एक दफा अनाउंस हो जाए तो उसके बाद क्या क्या स्थिति हुई वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और दिल्ली वालों को भी पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं पर जब इतना राष्ट्रीय दल होता है, एक एक सीट पर कई कई दावेदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद भी होते हैं और लीडरशिप भी चाहती है कि ये नहीं, ये कैंडिडेट अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट की अच्छाई, विनेबिलिटी सबसे बड़ी चीज होती है। उसकी इमेज उस क्षेत्र के अंदर कैसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई सीधा पैमाना नहीं अपनाया जा सकता उसको मापने के लिए। तो स्वतः बहुत लंबी प्रक्रिया है और प्रक्रिया में समय लगता है। आलोक जी कह रहे हैं, कितना सहमत हैं आप लगातार कांग्रेस कवर कर रहे हैं, कितना सहमत हैं ये खर्च में कमी आए, 15-20 दिन ही हो, ये बात पचती है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पचती शशि जी। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, चुनाव आयोग के साफ इंस्ट्रक्शन है, उसके पास जिस दिन 9 तारीख को दाखिल करेगा, जो भी शख्स उसके पास दाखिल करेगा, उस दिन के बाद से ही उसका खर्चा जो है चुनाव आयोग के पास दर्ज होगा। ये तो ठीक है, जो रैलियां कर रहे हैं जी, मैं आलोक जी, राहुल जी की भी जो रैली हुई ललित भाई, उसका वो खर्चा पार्टी के खर्चे में जाएगा, है। वो पार्टी के खर्चे में जाएगा आलोक जी, वो किसी उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो सारे कैंडिडेट्स पे डिवाइड होना है, सारे वो खर्चा पार्टी के। मुझे जरा ये समझाइए कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है? ये कांग्रेस की लिस्ट में सीधी सीधी बात देरी ये हो रही है कि पार्टी के अंदर कई सीटों पर सरफटोबल मचा हुआ है। हालत यह है कि जितने जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनमें से कुछ तकरीबन 30 के आसपास में स्थिति साफ है, लेकिन 12 से 13 विधायक ऐसे हैं जहां पर इतने लोग खड़े हो गए हैं कि पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर सिटिंग को टिकट दे दी जाती है तो उसके बाद इनको जिताएगा कौन, क्योंकि संगठन का एक आदमी इनके साथ खड़ा नहीं है। नाम बताइए ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, रमाकांत गोस्वामी जी जो है राजेंद्र नगर से विधायक हैं, उनके अलग इलाके में इतने लोगों ने उम्मीदवारी की है कि तकरीबन 10 से 15 लोगों ने उम्मीदवारी की है।
संगठन जो है, साफ संगठन के पास जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये है कि अगर ये लोग यहां पर खड़े हो जाते हैं, किरण वालिया का नाम उसमें है, वीर सिंह घिंगान के खिलाफ अलग पोस्टरबाजी साफ हो चुकी है इससे पहले भी, तो कई सारे नाम शशि जी ऐसे हैं कि जिनको लेकर बड़े बड़े सुरफुटोबल मचा पड़ा है। अब आज का अपडेट देखिए कि कल सीईसी की मीटिंग हुई। सीईसी की मीटिंग के बाद अध्यक्ष जी ने कहा कि 43 नामों पर लमसम सहमति बन गई है। सबसे पहली बात तो अगर सहमति बन गई है तो अध्यक्ष ये क्यों नहीं कहते कि सारे सिटिंग विधायकों के नाम कंफर्म हो गए हैं? उनको सीधे ये कहना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि 90 से 95% हुए हैं। इसका क्या मतलब? वो 5% कौन है फिर? नहीं, देखिए, अजय माखन को भी बाद में बुलाया गया वहां पर। बिल्कुल, देखिए, अजय माखन जी जो हैं वो दिल्ली के वरिष्ठ लीडर हैं, एक सांसद भी हैं सिटिंग, और मंत्री रहे पहले वो केंद्र में भी और दिल्ली सरकार में भी। उनको बुलाया जाना कोई वैसा काम नहीं है कि उनको क्यों बुलाया गया, कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी हैं और वहां पर बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है, और सब चीजें मीडिया को तय समय पर बताई भी जाती हैं। मीडिया हमारे साथ भी कॉपरेट करता है, लेकिन कई बार बहुत सी चीजें राजनीति को देखते हुए 12 बजे रात में भी या सुबह 4 बजे भी इश्तिहार की तरह चिपका देते हैं नामों की जो सूची है। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बड़ा राजनीतिक दल है, एक सीट पर टिकट मांगने वाले ज्यादा हैं, बहुत से सब पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। वहां पर गुटबाजी ना हो। कांग्रेस, मैं बीजेपी पे आऊंगा, जरा आप बता दीजिए कि ये कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है? हरदीप जी। देखिए, हर पार्टी के अंदर चाहे कोई बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी, जैसे बीजेपी और कांग्रेस दो प्राइमरीली बड़ी पार्टी हैं, हर सीट पर डेलिब्रेशन होती है और बहुत तगड़ी एक माइक्रो मैनेजमेंट है, और कोई भी पार्टी आज उस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकती। चाहे कोई भी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकती और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। लेकिन दिल्ली में एक चीज थोड़ा सा हमारे को बेनिफिट क्या मिल जाता है, कैंडिडेट्स जो भी हमारे पार्टी के होंगे या कांग्रेस के, एरिया दिल्ली में बहुत छोटे हैं, तो जो 15-20 दिन का भी हमें अगर समय पार्टी को मिल जाता है कैंडिडेट के साथ, तो कैंडिडेट उसको बड़ी कन्वीनियंटली कवर कर सकता है। आप एक चीज को समझना, कोई ये ड्रॉ ऑफ लॉट्स नहीं है कि एक मटकी में से 70 नाम निकाल करके चुनाव आयोग को दे देने हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी तरीके के साथ एक प्रोसेस है। मैं आपको बीजेपी का अपना जो एक प्रोसीजर है उस पर थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। हर सीट के अंदर 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 नाम आते हैं। उसके बाद इस बारी गडकरी जी ने एक सीक्रेट बैलेट कराया, जिससे 3 से 5 नाम हर सीट से जो चॉइसेस थे वो ऊपर गए हैं। उन नामों को जिलों की सूची के साथ दोबारा फिर मैच किया गया है। उस मैचिंग के बाद फिर जो है सीईसी के पास जाती है, हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है उनके पास जाती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ये एक पूरा कंप्लीट एक प्रकरण है, और इसको अगर कहीं पर भी चाहे कोई एक इंडिविजुअल ना बाईपास कर सकता है, ना हाईजैक कर सकता है। नहीं आऊंगा मैं, बीजेपी की भी जो कहानी है, घर की कहानी, उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी फिलहाल तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। जरा दिलीप जी आप बता दीजिए कुछ, क्यों देरी क्यों है? 65 नामों की घोषणा हो गई, हालांकि 2 पे आप भी फंस गए थे और 5 अभी भी आपका फंसा हुआ है। जरा बताइए ये इन दोनों पार्टियों में देरी क्यों हो रही है? अब इन दोनों पार्टियों में देरी क्यों हो रही है वो स्पष्ट तो ये लोग कर पाएंगे। और अभी मैं इनके स्टेटमेंट सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं, टीम होती है, माइक्रो मैनेजिंग होती है, लोगों की राय बननी होती है, कहीं ना कहीं राय नहीं बन पा रही है ठीक से, इसलिए शायद वो नाम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर तो ये बात होती जिस तरह से पॉलिटिक्स होती आ रही है उसी तरह से करते रहने की, तो शायद ये नाम अब तक आ गए होते। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो चेंज हुआ है, डिबेट का रुख चेंज हुआ है, राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही बदली है। अब चाहे इसमें सहमत हों हम या असहमत हों, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम कैंडिडेट को चेंज किया गया बहुत कम समय में, विजय गोयल जी ने पूरे साल मेहनत करी, पिच बनवाई, वो खेलने के टाइम पे बैट्समैन चेंज कर दिया गया, जिस तरह से बड़ी मेहनत कर रहे थे, मतलब जितने हर जगह हर मुद्दे पे जो भी बर्निंग इश्यूज जितने भी रहे हैं, विजय जी उसमें आगे रहे हैं। बिजली के मुद्दे पे आंदोलन कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए दिखे। हर्षवर्धन जी कहीं पता नहीं कर रहे थे बिजली आंदोलन, बिल्कुल। अब वो कितना डिलीवर कर रहे थे वो बात अलग है, उस चीज को छोड़िए, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। वो तो एक कहानी भी है ना, आपने बैठी हुई है, किसी नए पक्षी जंतु को बना दिया गया राजा, तो ओरिएंटेशन रिजल्ट की हमारे हाथ में नहीं है। वो आपका अपना मतलब घरेलू कला है, आपका आप लोग कला है, मुझे इससे मतलब नहीं है।
जी। बहुत ज्यादा विवादित स्थिति है। मतलब मैं तो बाइट्स दिखा सकता हूं जिसमें विजय गोयल जी ये कहते हुए पाए गए हैं कि इसके पहले भी अनुकूल फैसले नहीं हुए चलिए हैं, ठीक पर है, मानना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी नाखुश है। जी, अगर उस पटरी मैं थोड़ा सा उस ट्रैक correction पे गए चाहूंगा, तो वो फिर विजय बहस जी का लंबी नहीं था, हो किसी जाएगी। और नेता का था। जरा विजय आलोक गोयल जी का आलोक जी नहीं, मुझे ये बता किसी और दीजिए कि नेता का। आपकी पहली लिस्ट कब आ जाएगी? देखिए, अभी प्रोसेस जारी है। काफी सीटों पर सहमति बन गई है। जैसे ही काफी सहमति, मतलब 70 में कितने सीटों को काफी कहते हैं आपके नजरिए मैं से? समझता मतलब हूं लगभग 30 सीटों पर सहमति बन गई है। जी, प्रोसेस जारी है। जैसे ही बाकी चीजों पर होगा, लिस्ट आएगी, आपको मीडिया को जरूर बीजेपी से उपलब्ध पहले कराई आ जाएगी। जाएगी लिस्ट या उसके बाद आएगी? नहीं, हमारा कोई हैप्पी कंपटीशन नहीं दिवाली के है। पहले या हैप्पी दिवाली के बाद? नहीं, लिस्ट चाहे पहले आए चाहे बाद में, दिवाली हैप्पी ही रहेगी कांग्रेस की। जी। और उसमें नहीं, हमने कई अभी दफा कोई होता है ना कि अगर तय आप नहीं लिस्ट की है। जारी कर दें तो कई दफा अनहैप्पी इंसिडेंट भी हो जाते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पिछली जी। बार भी एक आधी लिस्ट जो है दिवाली से पहले आ गई थी, हाँ। तो उससे कोई दिवाली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिवाली प्रभु राम का बहुत अच्छा त्योहार है और मैं समझता हूँ। लेकिन ये बता पाने की स्थिति में नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, लेकिन बता पाने की स्थिति में नहीं देखिए, है कि लिस्ट प्रोसेस ऑन पहले। है और हाईकमान और बड़े लीडर्स जो हैं कब डिक्लेयर करेंगे, उसकी मैं आज कोई तिथि देकर चला जाऊं और उसमें एक दिन 2 दिन आगे पीछे हो तो वो शायद फिर फिर भी आप लोग संभावना प्रश्न चिन्ह। संभावना 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 ये है कि जल्द ही आ जाएगी। मतलब जल्द तो देखिए, मतलब 4 दिसंबर भी जल्द ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं है। 4 जी। दिसंबर भी जल्द ही होता है, 2014 भी जल्द ही है, तो वो जल्द उम्मीद की क्या है परिभाषा? उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ कैंडिडेट्स दिवाली से पहले अनाउंस हो जाएंगे, कुछ दिवाली के बाद होंगे। जी, लेकिन दिवाली ये में अब ज्यादा, दिवाली भी जल्द ही है। जल्दी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई डेट फिक्स है या ऐसा हो ही जाएगा। जी। मुझे भी ऐसी उम्मीद है। कितने लोगों की, सिटिंग वाले जो लोग हैं, कितने लोगों की टिकट कटने की संभावना है? देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर ये या तो कहना, देखिए हम कुछ लिस्ट चला रहे हैं कि इन पे तलवार मतलब टंगी हुई है, कट सकता है, छट सकता है, या तो आप उसका ऑफिशियली खंडन कर दीजिए कि ये सब आप जो चला रहे हैं गलत चला रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी कोई न्यूज़ है उसका खंडन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जी। इतना जरूर है कि हाईकमांड तय कर रहा है। विभिन्न सर्वेज हुए हैं और विनेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस पर अभी कमेंट करना ठीक होगा। लेकिन मतलब जो हम खबर चला रहे हैं, आप उसको ना तो उसका खंडन करते हैं ना समर्थन करते हैं। जी जी। आप ये कह रहे हैं कि आपके मन में जो आए चलाते रहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आपका पत्रकारिता जो है स्वतंत्र है और पत्रकारिता के पास भी कहीं ना कहीं से इनपुट्स आते हैं, उसी के आधार पे आप खबर आगे चलाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हैं, कोई प्रश्न चिन्ह हैं कुछ विधायकों के ऊपर, जिनके ऊपर चर्चा जारी है और जल्द ही उन पर एक सहमति बनाकर निर्णय लिया जाएगा। बैद्यनाथ, जरा सा बीजेपी की कहानी बताइए। ये बीजेपी में ये हुआ कि पहले तो सीएम कौन बनेगा उसको लेकर के रस्साकसी चलती रही। विजय गोयल साहब को एक फॉर्मूले के तहत मना भी लिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी सामने आ गया। अब जब टिकटों का बंटवारा होना है तो जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि टकराव की स्थिति है डॉक्टर हर्षवर्धन में और विजय गोयल साहब में। कई ऐसे नाम हैं जिस पर कि अब हर्षवर्धन साहब सपोर्ट कर रहे हैं, विजय गोयल साहब कहते हैं कि नहीं, जो उनके पास इनपुट है वो सही नहीं है और उनके साथ अगर गए तो स्थिति अच्छी शायद ना रहे। जरा बताइए विस्तार से कि क्या स्थिति है अभी बीजेपी में। देखिए, गोयल साहब जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पिछले 8 महीने से, और आप जिस जो तरह से कहेंगे हरदीप जी उसको बहुत गंभीरता से सुनेंगे भी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से विजय गोयल पिछले 8 महीने से मेहनत कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं वो खुद को मान के चल रहे थे कि चुनाव के बाद, पहले से ये माना जा रहा था कि चुनाव से पहले किसी भी सीएम कैंडिडेट को नहीं उतारा जाएगा, बिना चेहरे के पार्टी मैदान में उतरेगी। उसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर दिल्ली की जनता उन पर मेहरबान होती है तो गोयल को सीएम कैंडिडेट के तौर पर सामने लाया जाएगा। लेकिन इन बिटवीन जो पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आई, उसके बाद सीएम जो संघ का हाथ रहा, उसके कारण जब हर्षवर्धन का नाम सामने आया, आखिर मुहर लगी, उसमें मना मनोलो का दौर काफी चला, अंतर कहला काफी बैठकें हुई, हाईकमान तक बैठक हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो विजय गोयल वो कहानी तो खुल करके आ गई है सामने। आगे बताइए ना कि टिकट को लेकर के क्या स्थिति है। देखिए ये बिल्कुल लगातार तारीख पे तारीख, बीजेपी में ये फॉर्मूला ज्यादा फिट हो रहा है, तारीख पे तारीख, 31 तारीख एक नई तारीख आ गई है। देखिए बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि चूंकि अब विजय गोयल के पास बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कम से कम जो उम्मीदवार हों वो उनके लोग हों, ताकि आने वाले समय में वो अपनी अहमियत जो है पार्टी में बनाए रखें।
दूसरी तरफ हर्षवर्धन सीएम के कैंडिडेट हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि अगर दिल्ली की जनता उन पर मेहरबान होती है तो कुछ पार्टी में उनके अपने लोग हों। तो ऐसे में टकराव की स्थिति दोनों के बीच है। हर्षवर्धन जो है पूरे तरीके से 24 जो उनके प्रेजेंट में विधायक हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं। वहीं विजय गोयल कुछ हद तक हर्षवर्धन से सहमत है, लेकिन 7 उम्मीदवार हैं, उन पे उनका कहना है जो निगम चुनाव हुए थे उनमें वो विधायक जो है वो जीत नहीं दिलवा पाए थे अपने क्षेत्र के नेताओं को। इसके अलावा जो अंदरूनी सर्वे रहे हैं, सर्वे 2 हुए हैं, एक गडकरी जी ने करवाया था और दूसरा गोयल जी ने खुद करवाया है। दोनों में इन 7 लोगों के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट आए हैं। इस आधार पर बताया जा रहा है कि इन 7 को मैदान में ना उतारा जाए। हरदीप जी, क्या स्थिति है? नहीं, स्थिति इससे ऑन द कॉन्ट्ररी बिल्कुल डिफरेंट है। जो भी हमारे मित्र कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी के साथ का नाम आ रहा है, मैं उसको चैलेंज करके आपके चैनल की इंटेलिजेंस को डिसरिस्पेक्टफुल उसमें नहीं रखूंगा। मगर नहीं, आप वो भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। आपने अगर कहीं मेहनत मशक्कत करके किसी आउटपुट पर पहुंचे हैं तो विद ड्यू रिगार्ड्स वो भी हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो। एक चीज समझिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, आज के दिन में राजनीति, एक मैं प्रोवर्ब यूज करूंगा, वी शुड नॉट ऑलवेज स्मेल अ कैट या स्मेल अ रैट, जिसको कहा जाता है। देखिए, बहुत ट्रांसपेरेंसी है आज के दिन में राजनीति परिवेश में। देखिए, बीजेपी देखिए या आम आदमी पार्टी देखिए या कांग्रेस या किसी भी जमात की हम बात करें, ट्रांसपेरेंसी बहुत है। एक हमारे लोगों में या जनता में एक परसेप्शन है कि कोई एक नेता या 2 नेता मिलके किसी पार्टी को हाईजैक कर लेंगे या अपने हिसाब से टिकट दिलवा लेंगे या कटवा लेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आज बहुत ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी हर सेटअप के अंदर आ चुकी है और मेरे को आज दिन तक समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से हमें एक स्टीरियोटाइप ब्रेक करना पड़ेगा, जो हम बार बार एक बात बोलते हैं कि हमारी इस चीज को लेकर या इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के लाइक है या डिसलाइक है। सिर्फ एक ही यार्ड से काम करा करते हैं, वो है विनेबिलिटी और मेरिट। आज कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कभी अपना जिसको कहते हैं ना बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही रखना चाहेगी। लूजिंग कैंडिडेट को कोई भी पार्टी आगे नहीं लाना चाहती। उसी के कारण जो डेलिब्रेशंस होती हैं या डिलेज होती हैं वो निकल के सामने आया करती हैं। और क्या ये सच नहीं है कि कई जो गॉडफादर सरीखे जो लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, वो अपने अपने लोगों को या सपोर्टर्स को टिकट दिलवाने, ये मत्थम पिच्ची तो इसी ये जो सर पटौवर वाली स्थिति है ये इसलिए तो पैदा होती है। नहीं, आप जो जिस टर्मिनोलॉजी को गॉडफादर कह रहे हैं, देखिए बदनाम आप राजनीति को ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि विपिन बॉयज रहते हैं राजनीति वाले। चाहे आप कॉर्पोरेट में जाएं या असली दुनिया में जाएं, फिल्म में जाएं, गॉडफादर्स कह लिए या क्लिंगिंग रॉक्स कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हर एक को कोई ना कोई एंकर अपनी जिंदगी में चाहिए होता है। आप भी अगर आप आज पत्रकारिता में है या कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी, आप भी किसी ना किसी के थ्रू और अपनी मेरिट के साथ ही इंसान ऊपर चढ़ता है। तो हम क्या है, एक बहुत जिसको कहते हैं ना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अगर डिसाइड कर लेते हैं पॉलिटिशियंस के लिए, तो वो चीज लोगों को सूट भी करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई एक नेता चाहे और अंगद जैसा पैर भी अगर जमा ले, किसी एक के लिए खड़ा नहीं हो सकता। आज हर पार्टी के अंदर बहुत डेलिब्रेशंस है और जहां इतना नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा हो, कोई भी लूजिंग कैंडिडेट अपना आगे नहीं करेगा। और मेजर कहा आशीष जी, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि कोई भी एक नेता किसी को आगे नहीं कर सकता और लड़ाई इसी बात को लेकर है, क्योंकि अकेले दम पे आप किसी को आगे नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं इनके, वो अपनी अपनी तरफ से, चाहे हर्षवर्धन हो चाहे विजय गोयल हो, दोनों बड़े नेताओं को इस बात में सहमति बनाने में लगे हुए हैं कि ये जो उम्मीदवार है इनको टिकट नहीं मिले और ये जो उम्मीदवार है इनको टिकट मिले। आप एक चीज और देखिए, अगर डिले हो रहा है, हम मानते डिले हो रहा है, इसका कारण क्या है? कंसेंसस ही तो क्रिएट हो रहा है, डेमोक्रेसी ही तो स्ट्रांग हो रही है कि अगर हम किसी चीज को आप बुलडोज कर ले तो बुलडोज करना बहुत आसान है। कंसेंसस क्रिएट करके एक कैंडिडेट अगर आगे किया जाता है, मेरे हिसाब से बहुत हेल्दी वो एक डेलिब्रेशन है। मैं पर्सनली ये चीज समझता हूँ। किनके बीच में वो एक आम सहमति बनाने की कोशिश है? नहीं, देखिए पार्लियामेंट्री बोर्ड, मैं अपनी बीजेपी की बात करूंगा, पार्लियामेंट्री मैं अभी बीजेपी की बात भी उसके बाद दिल्ली के लोकल लीडर्स हैं, उसके बाद जिले के स्तर तक, हम तो इवन मंडलों तक जाते हैं आउटपुट लेने के लिए। सर्वेस चलते हैं, पैरेलल सर्वेस चलते हैं, हर चीज को इनटू लूप रखा जाता है। मंडल से उठ करके नाम आ रहे हैं और मंडल से उठ के नाम आते हैं। आप देखिए बीजेपी के अंदर, आप जैसे हमारी पिछली भी सूची थी एमसीडी की, जितने नए चेहरे बीजेपी से आते हैं शायद कहीं नहीं, क्योंकि लीडरशिप इवॉल्व होती है बीजेपी में। एक चीज समझ लिया आप, हमारे यहाँ लीडर पैराशूट नहीं होके आ सकता, लीडरशिप नीचे से ही उठ के आती है।
25-30 साल 35 साल लगते हैं एक आदमी को एमएलए एमपी के कैलिबर तक पहुंचने के लिए। तो ये मैं ये समझता हूँ बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल हायरार्की के लिए बहुत एक हेल्दी साइन है। जी, ये पहली जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? मतलब इंतहा हो गई इंतजार की, मतलब पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी? पहली, दूसरी, तीसरी की मैं बात नहीं कर सकता जी, नॉमिनेशन से पहले आ जाएगी। नॉमिनेशन से कुछ लिस्ट तो नॉमिनेशन में सिंबल दे दिया जाता है, ये भी हिंदुस्तान में होता है कि पार्ट नेताओं को सिंबल। मैं आपको प्रैक्टिकल जवाब देता हूं। मैं एक बात रखना चाहूंगा हरदीप जी, मुझे सॉरी आपसे बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। हरदीप जी ने एक बात कही कि हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो एक सिस्टम से काम करता है, वो नीचे ग्राउंड लेवल तक सर्वे करता है और वो उसके बाद आगे रिपोर्ट देता है। हरदीप जी, मैंने सही समझा आपको? बिल्कुल जी, एग्जैक्टली आपने यही कहा? बिल्कुल। तो जब पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सर्वे करवा लिया, बात ये सामने तक आ गई कि गडकरी जी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसके बाद सारे रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो फिर क्यों डेट एक्सटेंड कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको क्या सवाल मेरा एक सवाल मेरा आपसे यह है कि मैं आपको पूरा, अगर आप मेरे को 2 मिनट का समय है अगर आपके चैनल के पास, मैं आपको पूरा सिस्टम समझाने की कोशिश करूंगा। नहीं, सिस्टम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिस्टम तो आपने समझा दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड आपने समझा दिया कि एक रिपोर्ट आती है सभी जगह से, विनिंग एबिलिटी और उसके अलावा एक जो मेरिट्स हैं वो फेवर में होनी चाहिए, वो आप लोगों ने तय कर ली पार्लियामेंट्री बोर्ड ने। एक बार मीटिंग भी हो गई, वहां पर भी चर्चा हो गई, गडकरी जी के घर 10 बार मीटिंग हो गई। तो आखिर सवाल ये है कि अगर यही 2 चीजें हैं तो लिस्ट आउट क्यों नहीं हो रही है? मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेरे से पॉलिटिकल जवाब पूछें तो मैं बोलूंगा कंसेंसस हिट करने की कोशिश की जाती है और की जा रही है और किया जाएगा। अगर मैं नॉन पॉलिटिकल जवाब दूं तो इन पॉलिटिक्स देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, और मेरे हिसाब से ये चीज मेरे हर चीज को सफाइज करती है। जी, ये चलिए ठीक है, ये बहुत कैजुअल जवाब दे रहा हूं। जी नहीं ठीक है, ये पॉलिटिक्स के बारे में है कि देयर इज ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन कप एंड लिप। लेकिन जरा मुझे ये समझाइए कि कितने लोग जो सिटिंग वाले हैं वो रहेंगे और उनमें से कितनों की छुट्टी हो जाएगी? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें चल रही हैं। अभी हमारी अलायंस की बात भी चल रही है शिरोमणि अकाली दल भाजपा से। उन लोगों ने तो कह दिया, आप इतना देर कर रहे हैं कि उन लोगों ने अपना झंडा बुलंद कर दिया। 3 राउंड बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, 3 राउंड बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। आप जब सीएम कौन बनेगा इसके लिए जब आपके यहाँ मंथन और लड़ाई चल रही थी, तब जीके साहब ने बैठ करके लिस्ट जारी कर दी कि हम ये 15-16 सीट पे लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको भी इस चीज को, उनको भी पता है कि उनका जो वर्चस्व है या हमारा है, वैसे वर्षा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को आपको समझना होगा। दिल्ली की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, वो चीज भी इनटू अकाउंट लेनी है और उसके कारण भी 2-3 दिन का डिले हुआ है जो हुआ है। बट मैं बाय एंड लार्ज समझता हूं 31 तारीख तक या 30 तारीख तक लिस्ट निकल आ जानी चाहिए। जी, कितने नामों की सूची आएगी? करीब हाइपोथेटिकली बात करूं तो 30 के आसपास की लिस्ट 30 के आसपास आ जाएगी। उसमें से सिटिंग कितने वाले जो हैं उसके बारे में क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। दीज आर प्राइवेट टू अ फ्यू पीपल ओनली। तो वो जानकारी नहीं है? नहीं, ये सुना जा रहा है 6-7 नाम। मैं बड़ी फ्रैंक आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, बड़ी फ्रैंक बात बता रहा हूँ आपसे। जी, सुना जा रहा है 6-7 नाम है जिन पे बड़ी जबरदस्त चर्चा हो रही है कि लिया जाए ना लिया जाए। अगर आपके चैनल ने उस कंसेंसस पर या उस डिसीजन पर पहुंचे तो जरूर आपका भी कोई उसमें लगभग रहा होगा। तो हो सकता है आपकी बात सच हो सकता है आपकी बात सच ना हो, तो उस बारे में मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता। जी, आम आदमी पार्टी अभी भी आपने तो लिस्ट जो है अपनी तरफ से एक के बाद एक धड़ाधड़ करना जारी कर दिया। एक मैंने सुना, एक खबर भी आई जिस दिन डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम की घोषणा हुई, आप लोगों ने ये आपके खेमे से ये खबर आई कि कृष्णा नगर से आप एक और डॉक्टर उतारेंगे। इधर तो मेडिकल वाले हैं, उधर साहित्य वाले डॉक्टर कुमार विश्वास को सुना है कि उतारेंगे और वो कविता चारों तरफ वो मुशायरा और कवि सम्मेलन का दौर शुरू हो जाएगा कृष्णा नगर में। नहीं, वो अटकलें थी और लोगों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए थे कि भाई किसका स्ट्रांग बेस हो सकता है, उस हिसाब से अभी कौन बचा हुआ है और चुनाव लड़ने की किसकी क्षमता है, उस आधार पे कुछ चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया था। ऐसी कोई बात नहीं थी और कुमार जी अभी चुनाव लड़ने की नहीं लड़ रहे हैं। और 65 की बजाय 2 नाम अभी हमने और आज इशू कर दिए, आदर्श नगर और मोती नगर का, तो अभी 67 नाम हो चुके हैं। तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू क्लोजर। कृष्णा नगर पे कुछ हुआ आपका फैसला? नहीं, कृष्णा नगर पे भी निश्चित नहीं हुआ है और मुझे विश्वास है कि अगले 2-3 दिनों में जरूर वहाँ के भी नाम जो है घोषित कर दिए जाएंगे। और मोटा मोटा बस ये है कि अभी भी कुछ चीज़ें मुझे हमारे यहाँ नामों की घोषणा का जुलाई से प्रोसेस शुरू हुआ था हमारा,
और बड़ा अलग तरह का अनूठा प्रयोग था राजनीति में। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जहां पे वहां के लोगों से पूछा जा रहा था, पूरी दिल्ली से पूछा जा रहा था कि आप बताएं आपके लिहाज से आपका प्रतिनिधित्व कौन करना चाहिए। ये प्रक्रिया बहुत लंबी चली, बहुत सारी खामियां रही, बहुत सारी चीजों को ठीक किया गया और करते कराते आज हम 65-67 की लिस्ट तक पहुंच गए हैं। भाजपा और कांग्रेस में बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो सिटिंग एमएलएज जो हैं, अगर विनेबिलिटी की बात कर रहे हैं हमारे साथी या परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं, जो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा उनके इस बार सीट मिलने या न मिलने में, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि वो तो 5 साल से परफॉर्म कर रहे हैं और 5 साल से कोई ना कोई उनको एसेस कर रहा होगा। तो ये काम तो बहुत पहले हो गया होना चाहिए कि ये ठीक परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और ये जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। तो एटलीस्ट उन सीट्स पे तो घोषणा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। कुछ रीजंस हो सकते हैं। ये मैं पूछने वाला था आलोक जी, ये जो लास्ट 11th आवर में ये जो जजमेंट और कैलकुलेशन और सर्वे और परफॉर्मेंस का एनालिसिस, ये तो बहुत पहले, ये ठीक कह रहे हैं कि तो 5 साल से सिटिंग है, तो इनका तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए था, संगठन को, सरकार को या पार्टी के नेताओं को, कर्ता धर्ता को। संगठन को और पार्टी को, कर्ता धर्ताओं को सब मालूम है। हमारे पास सारे सर्वेज की रिपोर्ट हैं। शशि भाई, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस देखे जा रहे हैं। कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। कुछ बॉर्डर केसेस हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमने पिछली बार बहुत ज्यादा मार्जिन से जीती, कुछ सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती। तो एक कोई पैरामीटर एक बनाकर हम कोई एक रेखा खींच दें, ऐसा संभव नहीं होता है। राजनीति में बहुत से समीकरण देखे जाते हैं। किसी विधायक को अगर आप हटाते हैं तो वहां पर नया कौन आएगा, उसके आने से क्या प्रभाव होंगे, किसकी हटने से क्या प्रभाव होंगे। बहुत से कैलकुलेशंस ऐसे नहीं हैं आम आदमी पार्टी की तरह के वो होर्डिंग लगाने के साथ केजरीवाल साहब को तो 46% लोग चाह रहे हैं और पूरी दिल्ली की सड़कों पर और खंभों पर लटका दें। राजनीति ऐसे नहीं चलती है। तो मैं समझता हूं, दिलीप भाई एक मिनट, मैं समझता हूं राजनीति जो है उसके अंदर बहुत से समीकरण होते हैं, उनको देखा जाता है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, हमें खोने का डर रहता है। इनके पास तो जो भी कुछ है वो धरातल पर ही है, सामने ही है। मैं समझता हूं कि इनके लिए तय करना कोई मुश्किल काम नहीं था। कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, कोई कैडर नहीं है इनके यहाँ, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो आया, जिसका लगा कि हाँ ये ठीक है, 150 आदमी इसके पीछे हैं, उसका टिकट डिक्लेयर करके घर बैठा दिया उसको। तो उससे हमारे यहाँ पर कैडर है, लेकिन प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस। चुनाव नवंबर में होंगे, ये तो पता ही था, सबको पता था। काफी लंबा ज्ञान दिया। क्या शशि भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूं कि नवंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में चुनाव होंगे, ये तो पता था पहले से। सिटिंग एमएलए आपके, या जो सिटिंग एमएलए है वो 5 साल से लगातार है। हाँ। उनकी मॉनिटरिंग होती ही होगी, उनके रिपोर्ट्स आते ही होंगे, फीडबैक्स मिलते ही होंगे, तो ये तो मतलब हो जाना चाहिए ना। देखिए शशि भाई, बिल्कुल फीडबैक है हमारे पास, टाइमली मॉनिटरिंग भी है, और केवल एक जगह से नहीं है। हमारे यहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है जो सब कुछ डिक्टेट करता चला जा रहा है। हमारे यहाँ पर एआईसीसी जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो अलग हैं, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो अलग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के विभिन्न आंकड़ों को और सब चीज़ों को हम जोड़ते हैं और उसके बाद एक सहमति बनाई जाती है, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर समय लगता है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा दिलीप भाई से कि दिलीप भाई, आपने, चलिए बीजेपी कांग्रेस में सरफटोबल मची है, वो तो स्वाभाविक है, दोनों पार्टियों में मचनी भी चाहिए। एक 125 साल पुरानी पार्टी है, एक 50 साल पुरानी पार्टी है। आपने ही कहा कि आपकी पार्टी में एक लाइन तय है, हमने एक सिस्टम बना रखा है, जो उस सिस्टम को फॉलो कर जाता है वो सिस्टम उसको टिकट मिल जाता है। मैं सही कह रहा हूं दिलीप भाई? आपने यही कहा। बिल्कुल। अब आप मेरे को ये बताइए कि 5 सीटों पे वो सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? सर वहां पे भी एप्लीकेशन क्या मतलब? अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको जहां विवाद भी हो गया, शाहदरा और कृष्णा नगर, बिल्कुल, या तो आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे या आपका सिस्टम फेल हो गया। अब आप बताइए क्या इसका जवाब क्या है? आप ये बताइए, सवाल बड़ा उनके लिए है जिन्होंने 1 सीटें अनाउंस नहीं की, या ये सवाल बड़ा उनके लिए है जिनकी सिर्फ 3 सीटें रह गई हैं? बताइए दिलीप भाई। सवाल आप सिस्टम, आपने कहा बीजेपी कांग्रेस का तो हम समझ सकते हैं कि ये तो बहुत सारी पुरानी पार्टियां हैं, एक कैडर है,
है, बहुत गुटबाजी सारे है, सब कुछ गोत्र है। हैं। मतलब आपने तो सीधे कह दिया कि एक लाइन है, उस लाइन में जो सटीक बैठ गया उसका टिकट फाइनल। एकदम तो से। क्या मतलब 5 उम्मीदवार मिल नहीं रहे या फिर सिस्टम फेल हो गया? सर एकदम मिल रहे हैं, मैंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, 2-3 दिनों में बाकी के 3 उम्मीदवार भी आ जाएंगे। नहीं दिलीप जी, जो आपने 57 उम्मीदवार तय कर दिए थे, 67 इतनी स्पीड के 57 मैं शुरू के 57 की बात कर रहा हूँ। जो 57 आपने शुरू में इतनी तेजी के साथ तेजी तय से कर नहीं दिए हुआ, थे, आप- लेकिन बाकी के जो आपके 13 उम्मीदवार थे उनको तय करने में आपके पसीने छूट गए। आपके 6 उम्मीदवार जो है सीटों से वापस नाम ले गए। तेजी से उसके नहीं बाद क्या हुआ। हुआ कि आपकी जो टिकट बांटने की जो रफ्तार थी उस पर अचानक ब्रेक लग गया और आप अभी तक भी फाइनल नहीं कर पाए। आप दलील ये बार बार दे रहे थे कि हम अपने उम्मीदवार पहले इसलिए तय कर रहे हैं ताकि हमारे नए उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए टाइम मिले। क्या ये जो बाकी के उम्मीदवार थे, क्या इन लोगों को प्रचार के लिए टाइम नहीं चाहिए था दिलीप जी? अगर इनके नाम में लेट हो रहा है तो इनका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके जिन उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया, बीजेपी और कांग्रेस पर बड़ी आपने चुटकी ली कि इनके जो है उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए, लेकिन जिन उम्मीदवार के आपने नाम तय किया वो उम्मीदवार अब आपके लिए कोर्ट में भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और एक उम्मीदवार कोर्ट में भी आपके खिलाफ मानहानि का दावा जो है ठोकने की तैयारी में है। तो दिलीप जी, कहीं ना कहीं ये जो जल्दबाजी है आपके लिए घातक भी हो सकती है। आप अपना घर भी देखिए, बीजेपी और कांग्रेस पर चुटकी लेने से पहले। बिल्कुल। आपका सुझाव था या प्रश्न था? आप इस पर कमेंट दीजिए कि नहीं, आपकी रफ्तार- प्रश्न ये है, प्रश्न इन दोनों ने जो पूछा आपसे दिलीप जी, बिल्कुल। कि गाड़ी तो बड़ी आप राजधानी वाली स्पीड से लेकर के चल रहे थे शुरू में, थोड़ा सा कहीं आखिरी बता दें। में जब गाड़ी फंस रही है तो बड़ा सीधा सवाल थोड़ा है सा स्पेस दे दें कि या तो तो आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं या फिर आम सहमति नहीं बन रही है। इन दोनों में क्या है मसला? बिल्कुल, थोड़ा सा स्पेस मिला मुझे, अब मैं बोलने का प्रयास करता हूं। जी, पूरा स्पेस पहले है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, कुलदीप जी अगर आम आदमी पार्टी की बीट को फॉलो करते हैं तो प्रक्रिया बहुत तेजी से नहीं हुआ। ये प्रक्रिया हमारी जुलाई से चल रही है और अलग अलग बैचेस में 5, 7, 6, 8, 10 करके ये प्रक्रिया धीरे धीरे चलती आ रही है। और विलंब का कारण ये है कि हमने ये कसम खा ली है कि ईमानदार व्यक्ति ही को ही हम टिकट देंगे और अगर वो ईमानदार नहीं है, चुनाव जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। आपने बाद में कैसे दे दिया? शाहदरा वालों को आपने इसलिए टिकट उसका काट दिया, आपने बोला कि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या आपकी प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया थी उस पर भी दिलीप जी सवाल उठते हैं? बिल्कुल। क्या आपने पहले नहीं कुलदीप जी यहाँ पैनलिस्ट में मैं हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, ज्यादा आप प्रश्न उठा लिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप ज्यादा बोल रहे, मुझे कम बोलने दे रहे। ठीक है। शाहदरा वाले कैंडिडेट की आपने बात करी तो आपने एकदम सही कहा कि जो प्रक्रिया हमारी है उसमें कोई भी नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, आ सकता है, कैंडिडेट बन सकता है। और चूंकि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनता भी देखे और हम भी देखें कि ईमानदार व्यक्ति ही जाए, कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति विधानसभा में ना पहुंचे, इस वजह से हमने ये बताया था कि जब भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है हम उसकी कैंडिडेट को कैंसिल कर देंगे। शाहदरा वाले कैंडिडेट के साथ यही हुआ था कि हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले जिसमें हमें पता चला कि इनके साथ बहुत सारे आपराधिक मामले जुड़े हुए हैं, बहुत सारी इश्यूज हैं। इस वजह से अपने वादे पर कायम रहते हुए उनका कैंडिडेट हमने कैंसिल कर दिया और अभी भी हम अपनी उस बात पे कायम हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ अगर ऐसा पाया जाता है तो हम उसका कैंडिडेट कैंसिल कर देंगे। तो यह वजह है और ये जिम्मेदारी है हमारे पास कि सही लोगों को विधानसभा में भेजा जाए। से भी एक ऐसी कैंडिडेट है जो विवादों में रही है, शाहदरा वाले कैंडिडेट से भी ज्यादा, लेकिन अभी तक भी उनकी जो टिकट है देशराज राघव की बात किसी साथी ने कही, उस पर मैं भी बता देता हूं आपको कि देशराज राघव के खिलाफ बहुत लामबंदी हुई और ये सीट बहुत स्ट्रांग सीट है और मुझे पूरा विश्वास है कि देशराज जी यहां से जीतेंगे और उनके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। भाजपा के एक नहीं सर, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट, अरे सर अब तो फैसला आ गया लोकायुक्त का। उनके कुछ बोलने से पहले ध्यान दीजिएगा, आपके ऊपर केस हो सकता है जी। समझा मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर लोकायुक्त का अब तो फैसला भी आ चुका है 25 तारीख को और लोकायुक्त ने कड़ी फटकार लगाई है। बीजेपी की जो पार्षद थे अचल शर्मा जी, कड़ी फटकार लगाई है कि आपने ये फॉल्स केस क्यों किया और आप ये बताएं कि आपके खिलाफ थाने में एफआईआर क्यों न फाइल की जाए। इस पर फैसला आ चुका है, उनके नाम पे कोई दुकानें नहीं है और ये पूरे फाल्सिफाइड डॉक्यूमेंट को सबमिट करके केस सबमिट किया गया था। मैं बात कर रहा हूं उनके जो फादर के जो एक्सपायर बहुत पहले हो गए थे, उसके बाद भी जो उनका पेंशन आता रहा है वो विड्रॉल होता रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बैद्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं, मुझे वो डॉक्यूमेंट दिखा दें। ऐसा हुआ था कि उनके फादर का जब देहांत हुआ था तो मंथली पेंशन आती रहती हैं, उनके फादर के अकाउंट में मंथली पेंशन आई, 3 महीने तक पेंशन आई। उन्हें जैसे ही पता चला कि पेंशन आ रही है फटाफट उसी समय, ये बात है 2 साल पहले की, उसी समय उन्होंने लेटर लिखा, उस लेटर की कॉपी उनके पास है, उन्होंने पेंशन वापस करी और सब कुछ क्लियर हो गया था। लेटर का मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम जब भी आलोक जी और हरदीप जी 2012 दिसंबर की कॉपी मैं आपको बिल्कुल सर,
नहीं कह रहे आप हैं, ये दिखाइए। दिसंबर की कॉपी है, 2012 उसमें लगातार शशि जी दिसंबर तक अमाउंट पेंशन विड्रॉल आती हुए रही। हैं, उसमें लगातार अमाउंट विड्रॉल हुए हैं। 2010 में हुई है। और मैं चैलेंज करता हूं जितने भी लोगों को मैं विश्वास आपको हो कि वो अभी भी पेंशन ले रहे थे, उन्होंने लिखित में दे दिया था बैंक को कि मेरे पिता का देहांत हो चुका है, ये पैसे मैं वापस कर रहा हूं। एक सवाल दिसंबर में एक सवाल में आलोक जी और तो ये है कि डर है, खौफ है लोगों में कि कोई बात नहीं, ठीक खौफ है। नहीं है बहुत दिलीप भाई। आलोक जी और मैं हरदीप जी, मैं ये उसी क्षेत्र से आता हूँ। आंचल जी के खिलाफ मैं ही चुनाव लड़ा था और मुझे बहुत सी सच्चाइयां मालूम हैं। आपको शायद राजनीति का भी एबीसी भी नहीं पता है। देशराज राघव जी कांग्रेस से ही गए हैं, कभी व्यक्तिगत चर्चा करके बताऊंगा। जी शशि भाई, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था कि आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बहुत पहले डिक्लेयर कर दिए जी। और सब अपने अपने इलाके में कंस्टिट्यूएंसी में पूरी मेहनत मशक्कत कर रहे हैं जी। अगर आप दोनों पार्टियों की तरफ से इतना विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, क्या उसका खामियाजा नहीं होगा? एक एडवांटेज आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं शशि भाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रश्न बहुत अच्छा है और गहरा प्रश्न है आपका, लेकिन मैं आपके प्रश्न से सहमत नहीं हूं। आप देखिए, इनके यहां जहां 4 लोग 5 लोग जिन्होंने भी टिकट मांगा, वहां पर जिस एक व्यक्ति को टिकट दिया, बाकी सब लोग या तो कांग्रेस में जाके जुड़ चुके हैं या भाजपा में जाके जुड़ चुके हैं। ये इस चीज का एहसास इनको भी हो गया है। और जो कैंडिडेट इन्होंने दिया था उसके अभी से घुटने ढीले हो गए हैं। चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अभी तो चुनाव का 1.25 महीना पड़ा हुआ है। अभी से उन लोगों की यह हालत हो गई है कि उस जो थोड़ा सा एक ग्रुप बना था, क्योंकि पार्टी बनने से पहले तो इन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। इनसे पूछिए पार्टी कब बनी और कैंडिडेट कब डिक्लेयर कर दिए इन्होंने? पार्टी बने जुम्मे 4 दिन हुए और सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। मैं समझ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी अभी जो है वो नए लोग हैं, अभी राजनीति के बहुत सी चीजें इनको सीखनी बाकी हैं, समय रहते रहते सीखेंगे। और जहां तक बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा की, देखिए हमारे यहाँ नो डाउट अगर लंबा समय मिलता है तो कैंडिडेट को प्रचार में ज्यादा समय मिल जाता है, लेकिन उसके नकारात्मक पहलू भी सामने आते हैं, गुटबाजियां हैं। राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं कांग्रेस और भाजपा, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभावों को भी हम सामने रखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इनके पास नकारात्मक प्रभाव या उसके लिए कुछ नहीं है। इनके लिए तो एक प्लेन लेवल फील्ड है, इसको गाली दो, उसको गाली दो, उसके खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ बोलो। अपनी ना कोई आइडियोलॉजी है इनके पास, ना कोई धरातल है, ना कोई विकास का मॉडल है। ये दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम जन लोकपाल बनाएंगे। अरे भाई, वो तो संसद का काम है। फिर स्टेटमेंट आई कि हम रामलीला ग्राउंड में जन लोकपाल बना लेंगे। 4 लोगों के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। 70 टिकट डिक्लेयर करने में इनको 6 महीने लग गए, और जन लोकपाल ये 1 दिन में और 2 दिन की सभा पंचायत करके वहां पर रामलीला ग्राउंड में बना देंगे। मतलब बहुत अजीब सी विकट स्थिति है। केवल देश को गुमराह, जनता को गुमराह करने का काम ये आम आदमी पार्टी कर रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चैनल्स पे भी जाते हैं लोग, कितना ही सीरियस इश्यू हो, इनके मुंह से मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाती है, जैसे व्यंग कस रहे हो। तो व्यंग्यकार बहुत अच्छे हैं ये, और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन मैं नहीं समझता भी राजनीति का चिंतन और मनन कहीं पर भी इनके पास चिंतन और मनन की गहराई अभी तक आम आदमी पार्टी के पास आई है। और इसका नतीजा इनको 8 या 9 को जब भी काउंटिंग है दिसंबर में, इनको सामने आ जाएगा। सर, सौभाग्य हमारा कि हमें वो वाली राजनीति नहीं आई जो आप लोग करते आए हैं, और न कि हमें वैसी हमें आती नहीं है वो वाली राजनीति, और हम सीखेंगे भी नहीं वो राजनीति। बस विश्वास है कि नए तरह की राजनीति को हम इस देश में स्थापित करेंगे। हरदीप नए तरह की राजनीति करना चाहते हैं ये लोग, सड़कों पे लोकपाल, जन लोकपाल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, सड़कों पे बिल्कुल नए तरह की राजनीति का हक में होगा, वो सड़कों पे बिल्कुल। देखिए, पहला इन्होंने हक का क्या काम किया, इन्होंने झाड़ू का वो चुनाव चिन्ह का निशान लिया और अन्ना हजारे साहब को झाड़ू मारी, उनको महाराष्ट्र वापस भेज दिया। तो पहला कदम तो इन्होंने कितना अच्छा उठाया जनता के लिए, कि जो इनके आइडियल थे उन्हीं को सबसे पहले दूर किया है। किरण बेदी साहब है, उन्होंने मना कर दिया। जिन लोगों ने इनको ताकत दी, उन लोगों को ये अपनी आम आदमी पार्टी का प्राइमरी मेंबर भी नहीं बना पाए, तो किस तरह से देश की और जनता की बात करेंगे? सर, इस पार्टी की ताकत आम आदमी तो है। क्या अन्ना हजारे दिल्ली का आम आदमी हर नहीं एक थे? आम आदमी इस बात को पहचान रहा है। आम आदमी अन्ना हजारे साहब नहीं थे? बिल्कुल सर, उन्होंने आपको ताकत दी और आपने उनको प्राइमरी मेंबर तक बनाने का प्रयास नहीं किया। आपने अगर थोड़ा ध्यान दिया होगा पिछले महीनों के प्रकरणों पे, तो अन्ना जी ने साफ साफ कहा कि मुझे राजनीति मिल जाना, और हमें तय किया कि हमें राजनीति में आना है। नहीं, मैं तो नहीं इसमें कह रहा कोई कि दोष नहीं राजनीति है। में आए और अगर चुनाव कोई लड़े, पॉलिटिक्स में वो नहीं उनका आना चाहता है व्यक्तिगत- तो उसकी चॉइस है सर। वो व्यक्तिगत फैसला है। आपको कोई उन्होंने तो जबरदस्ती यहां नहीं तक लाया कह होगा। दिया कि मैं वोट भी आपको- नहीं दूंगा और आपको ना वोट के लिए जबरदस्ती- अपील करूंगा। सर, आपको जबरदस्ती उन्होंने कोई साफ राजनीति कहा में कि नहीं मैं लाया। आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील नहीं करूंगा। बहुत बड़ा अनुभव आप है सर। लोगों को तो खुद ही समझ जाना चाहिए वो क्या भावनाएं लंबा लेकर अनुभव है आए सर हैं, आपका, बात क्या को कह दबाने रहे का। हैं आप वो। दबा सकते हैं बातों को, और अपनी नहीं, बात को दबाने स्थापित की करने नहीं का है। पूरा आप प्रयास लोगों कर के सकते पास तो हैं। कोई आंदोलन ही आपके नहीं इस है, अनुभव कोई के सामने इतिहास हम ही नहीं कभी है। नहीं टिकेंगे। पूरे आपके इस हिंदुस्तान में अनुभव के आपके पास सामने। एक कॉर्पोरेटर, और एक एमएलए नहीं है, इस और आप बात जन को- लोकपाल बनाने की बात कर रहे हैं।
सर तो कहीं प्रैक्टिकलिटी से कहीं आप तारतम्य रख के चलिए ना, फ्रीक्वेंसी मैच करके चलिए आप। हरदीप जी, हरदीप जी, एक बात हरदीप जी, शशि जी, मैं काश के ईमानदारी डेसिबल में नापी जाती तो आप सही होते। हरदीप जी, नहीं, आपके पास कोई ऐसा यंत्र हो कि ईमानदारी डेसिबल में नापी जा सकती है? तो मैं जानना चाहूंगा कि केजरीवाल साहब ने जब 9 लाख रुपए केंद्र सरकार के वापस लौटाए थे तो उसको स्केल पर आप कहां पर रखेंगे, जरा बताएं मुझे। यही एरोगेंस आप लोगों का जनता को हमेशा दबाता रहा है। खैर बात एरोगेंस की नहीं, बस कुछ लोग हम गुमराह नहीं करते हैं। गलती होती है तो गलती मानती है कांग्रेस पार्टी, आपकी तरह नहीं है। गलती होती है तो मानती है। क्या प्रॉब्लम है उसमें? इंसान है हम लोग, गलती होती है, क्या प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया। आप ही भगवान हैं, आप ही लोगों से गलती नहीं हुई आज तक और आगे भी कभी भविष्य में गलती नहीं होगी आपसे। रिसेंटली एक इंटरव्यू में शीला दीक्षित भी गलती मान रही थी। पहले तो उन्होंने एक बार, बहुत पहले एक इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के बारे में क्या कहना है, ये कौन है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कौन है? हाँ, तो ठीक है, और अभी रिसेंटली उन्होंने गलती में आप कौन से गांधी जी के वंशज हैं कि आपको सब जाने? कहा एक चैनल पे कहा कि नहीं, इस बात से तो मैं सहमत हूं कि आम आदमी पार्टी हैज कॉट पीपल्स इमेजिनेशन इन दिल्ली। तो ठीक है, तो जितना क्या जल्दी आपको रियलाइज, अगर परसेप्शन चेंज हुई तो जितना जल्दी रियलाइज हो उतना अच्छा है सर। हरदीप जी कुछ कहना बहुत चाह रहे तेजी हैं। से रियलाइज हो रहा है, अच्छी बात है। ये आप लोग दोनों के बीच में फंसे हुए हैं जी। मैं शशि एक एक करके आपके सवाल पर आऊंगा। सबसे पहले कि इनकी लिस्ट सबसे पहले आ गई, ये कह रहे हैं जैसे 66 या 67 कैंडिडेट हमने डिक्लेयर कर दिए। एक आदमी की शोरूम में कमीज ही एक हो तो उसको विंडो में टंगाने में टाइम नहीं लगता। एक बात को समझ के चलिए, इनके पास मात्र एक ही कमीज थी, उनको इन्होंने अपनी विंडो के शोरूम पे टंगा दिया। उसके बाद जहां पर प्लेथोरा हो और जहां पर एक रीम्स एंड रीम्स ऑफ पीपल हो या कैंडिडेट्स हो, उनमें से सिलेक्ट करना और एक में से एक सिलेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी चीज, आज इनका कार्यकर्ता या बीजेपी या कांग्रेस या बसपा या किसी और पार्टी में से निकल के इनको ज्वाइन किया है और टिकट ना मिलने पे वहीं पर यू टर्न होकर के चला गया। आज आम आदमी पार्टी के पास ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई प्लैंक है। आप बात करते हैं जन लोकपाल की। सबसे पहले ऑल इंक्लूसिव जन लोकपाल, जो पैराग्राफ टू पैराग्राफ मतलब कि कॉमा फुल स्टॉप वाला भी हमने उत्तरांचल में पास किया, जो अन्ना जी मांगते थे। क्या एक दफे आज ही ये उस चीज को अप्रिशिएट कर दे, या इनके नेता ने एक दफे भी अपने पार्टी के अभी अप्रिशिएट कर देते हैं सर। शशि जी अभी अप्रिशिएट कर देते हैं। शशि जी, मैं प्रदेश में मीडिया प्रभारी हूं, मैं मीडिया पे सारी वॉच रखता हूं। एक बात को समझिए आप, पार्टी बनने के बाद अगर ये एक दफे भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो इनका प्लैंक किल हो जाता है पॉलिटिकल। बात को समझिए, पार्टी बनने से पहले किया था, उसके बाद इन्होंने कभी नहीं किया। नहीं, हरदीप जी ने कहा है कि अगर जन लोकपाल बिल पास हो जाए तो ये चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हरदीप जी अभी आप एक मिनट सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता। हरदीप जी, इस मुद्दे को आप नहीं छेड़े तो अच्छा है, क्योंकि ये वापस गेंद आपके ही पाले में आने वाली है। आपकी भी 3 राज्यों में सरकार है, आप भी फुल मेजोरिटी में हैं। आपने भी वहां कोशिश नहीं की। वो खंडूरी साहब ने कोशिश की तो उनको निशंक साहब ने हरवा दिया। नहीं, अरे आप उस बात को नहीं, मुद्दे से भ्रमित ना हो प्लीज। मैं सिर्फ जन लोकपाल की, अगर जो इनको अपना ये यूएसपी मानते हैं, मैं मात्र उसी बात करूंगा। गोवा में इस सत्र में जन लोकपाल आ रहा है। 2008, 2010, 2011 3 दफे जन लोकपाल, फुल फ्लेजेड जन लोकपाल इंक्लूडिंग राइट टू रिकॉल एंड राइट टू रिजेक्ट, गुजरात में पास किया गया कैबिनेट की पूरी सहमति के साथ। तीनों दफे गवर्नर साहिबा ने उनको स्टॉल कर दिया। नहीं, उसमें क्या था, मैं हरदीप भाई की बात को बीच में काट रहा हूं। गुजरात में 12 साल लगे भाजपा को लोकायुक्त लाने में और अंत में ऐसा लोकायुक्त लेकर आए। लोकपाल राज्य में नहीं होता, वहां लोकायुक्त ही होता है। और लोकायुक्त ऐसा गुजरात में लेकर आई भाजपा कि सारी पावर्स जो हैं वो इनके नमो साहब के पास चली गई, मुख्यमंत्री के आपके पास। और किसी भी तरह से वो जन लोकपाल जो लोकायुक्त जो है वो उसके पास कोई ताकत ही नहीं है। ये कंफर्ट जोन में आप लोग चले जाते हैं। और मैंने आज का जो विषय रखा है वो ये रखा है कि हम दिल्ली वाले कांग्रेस के कैंडिडेट का चेहरा और नाम कब देखेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट्स का नाम और चेहरा कब देखेंगे। आम आदमी पार्टी में जो कुछ बचे हैं वो एक सवाल उनसे भी किया था। तो जरा मुझे अब आखिरी दौर में मैं यहीं से शुरू कर लूं। आलोक जी, मुझे एक बता दीजिए कि पहली लिस्ट कब और आखिरी लिस्ट कब? देखिए साहब, आधिकारिक तौर पर अभी लिस्ट के बारे में किस तिथि देना ठीक नहीं होगा और मैं समझता हूं जल्द ही एक लिस्ट आ जाएगी। पार्टी अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, कह पाने की स्थिति में है, लेकिन समझता हूं कि राजनीतिक और व्यवहारिक कारणों से अभी बता देना शायद उचित नहीं होगा। चलिए, ये मतलब कांग्रेस अभी बता पाने की स्थिति में नहीं है। जर्नलिस्टिक भाषा में तो हम यही कहेंगे। हरदीप जी, आपकी पार्टी बीजेपी पहली लिस्ट और आखिरी लिस्ट कब आ जाएगी? नहीं, पहली और आखिरी मैं नहीं कह सकता। एक लिस्ट आती है या 5 लिस्ट आती है, मैं इस पीछे नहीं कह सकता।
30-31 से कल परसों के बाद से ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी फुल फ्लेजेड। और मतलब आखिरी वाली फुल लिस्ट कब तक आ जाएगी? उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आज के दिन में, क्योंकि एक लिस्ट में आती है, 5 में आती है, 4 में आती है, उसके बारे में कोई रैशनैलिटी नहीं है जी। मैं उसके बारे में कोई रीजनिंग दे सकूंगा मैं आपको जी, बट यह है कि कल या परसों से यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। दिलीप जी, ये जो आखिरी वाले बच गए उसका ढूंढ लेंगे आप 2-4 दिन में? बिल्कुल सर, 3 से 4 दिनों में जल्दी, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब पूरी क्लैरिटी है। और 3 से 4 दिनों में जो 3 सीटें बची हुई वहां पे भी कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। ये जो प्रवक्ता हैं और जो पार्टी के लीडर्स है, बहुत कुछ खुल करके, बहुत कुछ जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। ललित, बहुत संक्षेप में जरा कांग्रेस का बता दीजिए, पहली लिस्ट आपके अनुमान से कब तक आ जाएगी और पूरे फाइनल होने में कितना समय लग जाएगा? बिल्कुल, एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कांग्रेस के अंदर जितना कुछ चल रहा है, 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक नॉमिनेशन होना है, 15 से पहले ही आ जाएगी। 15 से पहले आ जाएगी, इतना आज पार्टी के नेता कह रहे हैं कि 15 से पहले ले आएंगे, तो बस। बैद्यनाथ, बीजेपी, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए मुश्किल ये है कि अगर बहुत जल्दी ये लोग उम्मीदवार उतार देते हैं तो हर एक सीट पे 2 से 3 उम्मीदवार हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वो भीतर घात ना करे, ये चिंता दोनों ही पार्टी से हो रही है। अब अगर बात करें कि कब लिस्ट आ रही है, तो जैसा कि हरदीप जी भी कह रहे हैं कि पहली लिस्ट बहुत मुमकिन है कि 30-31 या 1 तारीख के आसपास आ जाएगी। उसके बाद ठीक दिवाली के बाद जो है वो दूसरी लिस्ट आएगी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि जो फाइनल लिस्ट है वो कब तक ये लेकर आते हैं। सबसे पेचीदगी भरा या सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो लिस्ट होगी वो आखिरी में ही आनी है। बिल्कुल बिल्कुल आती है। अब कुलदीप, आम आदमी पार्टी, 3 सीटें बची हुई और 3 सीटों में एक सीट कृष्णा नगर वाली है, जहां पर दिलीप भाई ने भी साफ साफ कहा है कि हम वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट अपना उतारना चाहते हैं। और वहां पर इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कुमार विश्वास कृष्णा नगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ तो काफी पहले से मैदान में है कि मैं यहीं पर इसी शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के सीएम कैंडिडेट के खिलाफ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, उसके लिए पार्टी को मुझे लगता है बड़ी अभी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट सब कुछ अब खत्म हो चुके हैं। बड़े नाम इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि कोई भी बड़ा नाम कृष्णानगर में चुनाव नहीं लड़ेगा, तो वो मजबूत कैंडिडेट कहां से ढूंढ कर लाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद ये कि सारी पार्टियां ये बच रही है, खासकर कांग्रेस बीजेपी की जो दिवाली है वो हैप्पी दिवाली ही हो रहे, उस हैप्पी दिवाली में कुछ अनहैप्पी ना हो जाए, इसलिए भी वो बचने की कोशिश है। और अब कई सारे कंट्रोवर्सीज हैं जो ना तो आलोक जी खुलकर कह रहे हैं ना हरदीप जी कह रहे हैं, अपने अपने घर की कहानी बखूबी जानते हैं, लेकिन जाहिर है मीडिया पर खुलकर नहीं कहना चाहेंगे। बहरहाल उम्मीद ये कीजिए कि दिवाली के पहले एक लिस्ट कांग्रेस की आ जाएगी, और जो सोर्सेस कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी एक लिस्ट, एक छोटी ही सही लेकिन एक लिस्ट आ सकती है, और वो भी दिवाली के पहले, तो संभावना यह जाहिर की जा रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से एक एक सूची 31 तारीख को आ सकती है। उसके लिए इंतजार कीजिए और तैयार भी रखिए। लेकिन जहां पर वो जो ढेले चलते हैं और जो पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स लगाना पड़ता है बड़े नेताओं के घर पे और पार्टी दफ्तरों में, वो वाली सूची दिवाली के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।